नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कपिल काचवा शिखर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमारे पास जो बिंदु रहेगा वो रहेगा समांतर माध्य। समांतर माध्य से रिलेटेड जो भी हमारे पास महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर प्रथम जो क्वेश्चन है वो है कि समांतर माध्य के संबंध में सही कथन है। समांतर माध्य के संबंध में सही कथन है। यहाँ पर दोस्तों हमने एक क्वेश्चन के माध्यम से इसके पॉइंट रखे हैं। जैसे हम बात करें तो पहला बिंदु हमारा ये है कि समांतर माध्य गणितीय माध्य है। कैसा माध्य है? गणितीय माध्य, जो कि हमारा एकदम सही बिंदु है। और दूसरे बिंदु की बात करें तो समांतर माध्य का जो प्रयोग है वो औसत ज्ञात करने हेतु किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? औसत ज्ञात करने हेतु किया जाता है। और यदि तीसरे बिंदु की बात करें तो तीसरा जो बिंदु है हमारे पास ही वो क्या होगा कि शुद्धता परीक्षण। शुद्धता परीक्षण किसका? शुद्धता परीक्षण यानी समांतर माध्य जो है ना उसका शुद्ध परीक्षण करने के लिए आपके पास एक सूत्र होता है। और उस सूत्र को हम किस नाम से जानते हैं? चार्लियर का जो सूत्र है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारे समांतर माध्य के संबंध में शुद्धता परीक्षण करना है तो उसके लिए चार्लियर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारा सही है। और केंद्रीय प्रवृत्ति का आदर्श माप माना जाता है। कौन सा माना जाता है? समांतर माध्य। यानी कि यहाँ पर जो चार बिंदु दिए गए हैं वो हम चारों को हमारे को सही मानना है, क्योंकि दोस्तों हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति का ये आदर्श माप तो है ही है। उसी के साथ में शुद्धता परीक्षण के लिए इसमें चार्लियर सूत्र का प्रयोग करते हैं और इसका औसत ज्ञात करने के लिए प्रयोग भी किया जाता है और एक गणितीय माध्य भी माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो साथियों हमारे पास है कि समांतर माध्य के संबंध में गलत है। समांतर माध्य के संबंध में गलत है। तो यहाँ पर हमारे को देखना है कि समांतर माध्य के संबंध में जो गलत है तो सर्वप्रथम जो पहला बिंदु है वो है कि रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया जाता। यानी कि जो समांतर माध्य होता है उसको आप रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही है कि रेखा चित्र के माध्यम से इसे प्रदर्शित नहीं किया जाता। दूसरा बिंदु यहाँ पर यह है कि चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है यानी कि आपका जो समांतर माध्य है वो चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है। और इसका बीजीय विवेचन भी संभव है। बीजीय विवेचन भी दोस्तों क्या है? संभव है, क्योंकि इसका हम बीजीय विवेचन कर सकते हैं यहाँ पर बात करें तो। और अगला जो बिंदु है हमारे पास है कि पद विचलनों के वर्गों का योग शून्य होता है। नहीं दोस्तों, पद विचलनों के वर्गों का योग बात करें, पद विचलनों के वर्गों का योग बात करें तो वो शून्य नहीं, न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि पद विचलनों का योग जो होता है, पद विचलनों का जो योग होता है वो होता है दोस्तों शून्य, लेकिन जो वर्गों का जो योग होता है वो आपका न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समांतर माध्य के संबंध में गलत है। समांतर माध्य के संबंध में गलत है। तो यहाँ पर पहला बिंदु हमारे पास जो है कि पद विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। ये बात याद रखनी है। यानी जो पद विचलन है कैसे निकाले जाते हैं वो आपको पता होगा। नहीं तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा। यानी कि समांतर माध्य से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो पद विचलनों के वर्गों का जो योग है वो न्यूनतम होता है और पद विचलनों का योग शून्य होता है। ये भी सही है। यदि पद विचलनों के वर्गों का योग पूछे तो न्यूनतम, लेकिन पद विचलनों का योग है वो शून्य होता है। जैसे दोस्तों हम समझने की कोशिश करें तो आपके पास जैसे मान लीजिए 4, 5 और 6 तीन संख्या है जिसका औसत यदि हम बात करें तो 6 और 4 10 और 5 15, 15 बटे कितना 3 संख्या है तो इसका जो औसत आया आपके पास कितना आया? 5 आया। यानी कि समांतर माध्य कितना आया? 5 आया। अब इसी के हिसाब से यदि हम बात करें तो 4, 5 और 6 जो कि हमारे पास अक्स की वैल्यू होती है और इसमें से आपको क्या आपका माध्य कितना है? समांतर माध्य कितना है? 5 आया है। तो अक्स माइनस जब अक्स बाहर करोगे यहाँ पे, अक्स माइनस अक्स बाहर जब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास है यानी कि 4 में से आप 5 घटाओगे तो आपके पास माइनस का 1 आएगा। यानी कि 4 में से आपने 5 घटाया तो माइनस का 1 आया। 5 में से 5 घटाओगे तो 0 आएगा और 6 में से 5 घटाओगे तो प्लस का 1 आएगा। और यदि इनका योग करेंगे साथियों तो आपके पास प्लस और माइनस यहाँ से कर चुके होंगे और यहाँ पर आपके पास 0 इसका योग आएगा। और यही हमने देखा है कि पद विचलनों का योग जो है वो 0 होता है, लेकिन पद विचलनों के वर्गों का यानी कि हम इसके वर्गों का योग बात करें, यानी कि जो पद विचलन जो हमने निकाले हैं यानी कि डी एक्स निकाला है, इस डी एक्स के वर्गों का योग की बात करें तो वो साथियों हमारे पास क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। तो यह बिंदु आपके समझ में आया होगा, बी भी समझ में आया होगा। औसत वेतन, औसत आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वो आपके पास समांतर माध्य है। यानी कि ये भी बिंदु हमारा एकदम सही हो रहा है। और मूल बिंदु व पैमाने पर प्रभाव पड़ता है। मूल बिंदु व पैमाने पर प्रभाव पड़ता है वो भी एक बार समझने की कोशिश करनी है हमारे को। तो बात करें तो मूल बिंदु क्या होता है और पैमाना क्या होता है? तो मूल बिंदु में दोस्तों हम प्लस और माइनस को शामिल करते हैं और पैमाने में हम गुणा, आपके पास जो गुणा और
जो आपके पास भाग, यानी कि इसमें प्लस और माइनस जो आते हैं वो मूल बिंदु में शामिल होते हैं और पैमाने में आपके पास गुणा और भाग शामिल होते हैं। साथियों बात करें तो मूल बिंदु और पैमाने से ये प्रभावित कैसे होते हैं, तो आपके पास जैसे यदि हम नॉर्मली क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया होगा कि समांतर माध्य मान लीजिएगा आपका आया 25 आया, समांतर माध्य 25 आया, लेकिन आपसे ये कह दिया गया कि इसमें इसका दोगुना, यानी कि जो आपका जो समांतर माध्य है उसको 2 से मल्टीपल कर दिया जाए या 2 जोड़ दिया जाए या 2 से घटा दिया जाए या 2 का भाग लगा दिया जाए, तो वो की वो संख्या जो कि आपकी जो समांतर माध्य 25 हमने जो माना है, यदि यहाँ पर जोड़ की बात की जाए तो यहाँ पर 5, यदि ऐसा कहा जाए कि 5 इसमें ऐड कर दिया जाए तो 5 ऐड करने पर इसका जो समांतर माध्य होगा वो 25 का मतलब 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जैसे हम एक क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो एक जैसे क्वेश्चन है ये हमारे पास ये है कि 2, 3 और 4 ये 3 संख्याएं हैं। यहाँ पर हमने बात की कि 4 और 3 7 होते हैं और इनका जो योग होता है वो 9 होता है। 9 के अंदर यदि हम 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 समांतर माध्य आ जाएगा। अब आपसे ये कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ने पर समांतर माध्य होगा, तो यहाँ पर भी आप एक ऐड करोगे, यहाँ पर भी एक ऐड करोगे, यहाँ पर भी ऐड करोगे, तो आपके पास जो संख्या आएगी वो आएगी आपके पास ये इस प्रकार से, यानी कि 3, 4 और 5 और इनका योग करोगे तो 5 और 4 9 होते हैं और 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। और इसमें यदि भाग लगाएंगे तो 3 3 4 3 12 आया, यानी कि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 हुआ, आपने संख्या एक जोड़ी और एक जोड़ने से आपका औसत में जो परिवर्तन आया वो भी कितने का आया, 1 आया। तो यही दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि प्लस कर रहे हैं तो जितना आप प्लस कर रहे हो, जैसे 2 ऐड किया तो 2 आपको ऐड करना है। यदि माइनस कर रहे हो तो ये जैसे मान लीजिएगा 2 आप माइनस कर रहे हो तो आप आपके औसत या जो आपका जो माध्य होता है उसमें से आप 2 माइनस कर सकते हो। यदि आपको मल्टीपल करना है तो 3 से आपको मल्टीपल करना है तो आपका माध्य भी 3 से मल्टीपल हो जाएगा। और यदि आपको डिवाइड करना है, जैसे 4 से आपको डिवाइड करना है तो 4 से ही आपका माध्य डिवाइड हो जाएगा। जैसे नॉर्मली एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे आपका 40 समांतर माध्य आया हुआ है। अब इसको आपने क्या किया कि प्रत्येक संख्या को आपने 4 से डिवाइड कर दिया या कैसे भी मान लीजिए 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपको क्या करना है, जो आपका समांतर जो माध्य आया हुआ है यानी 5 से आपने हर संख्या को डिवाइड किया है, तो यहाँ पर आप इसका में अंदर 5 का भाग लगा देंगे तो आपके पास जो 8 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपका गुणा है, इसी प्रकार आपका माइनस का चिन्ह है। तो आप समझने की कोशिश करना कि मूल बिंदु में आपके पास जो है वो प्लस और माइनस का चिन्ह आता है और पैमाने में आपके पास भाग और जो गुणा का चिन्ह आता है वो आपके पास शामिल होता है मल्टीपल का। अगले क्वेश्चन पर यदि हम बात करें साथियों, तो आपके पास जो क्वेश्चन है कि समांतर माध्य के संबंध में गलत है, तो पहला बिंदु हमारा जो है कि सभी मूल्यों पर आधारित होता है, यानी जो समांतर माध्य जो हम सॉल्यूशन करते हैं सभी मूल्यों का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं दी गई है उन सभी का यहाँ पर महत्व आपको देखने को मिलता है। यानी कि जैसे 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर 2 का भी महत्व है, 3 का भी, 4 का, 5 का, यानी सभी का महत्व रहता है। तो यहाँ पर सभी मूल्यों का महत्व रहता है, अर्थात हम कह सकते हैं सभी मूल्यों पर यह आधारित होता है। अगले बिंदु की बात करें तो आपके पास जो है कि अन्य माध्यों की तुलना में, अन्य माध्यों की तुलना में अधिक स्थिरता होती है। अन्य माध्यों की तुलना में जो समांतर माध्य है उसकी अधिक स्थिरता आपको देखने को मिलेगी और ये भी आपका बिंदु यहाँ पर सही है। और परमाप विभ्रम, परमाप विभ्रम अन्य माध्यों की तुलना में सबसे कम पाया जाता है, अन्य माध्यों की तुलना में सबसे कम पाया जाता है। यानी कि जो समांतर जो माध्य है, समांतर माध्य के आधार पर जो परमाप विभ्रम ज्ञात किया जाता है वो अन्य माध्यों की तुलना में सबसे कम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रथम ऑप्शन भी आपका सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है, अर्थात तीनों बिंदु आपके सही होने की वजह से डी ऑप्शन यहाँ पर सही हुआ। अब समांतर माध्य के बारे में 2-3 बिंदु और हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि जो समांतर जो माध्य होता है वो क्रम व्यवस्था, क्रम व्यवस्था का मतलब है दोस्तों यहाँ पर आपका आरोही क्रम या आपका अवरोही क्रम, उसके बारे में बात की गई है। लेकिन हम बात करें तो यदि हम समांतर माध्य का यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं तो क्रम व्यवस्था की आपको आवश्यकता नहीं होती। यानी कि एक तरह से हम कहें तो आरोही और अवरोही क्रम में लिखा हुआ है तो उसको चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं, उसके बावजूद भी हमारा आंसर हूबहू जैसा कि आरोही क्रम में एडजस्ट करने पर जो आता है और या अवरोही क्रम में करने पर आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे को संख्याएं लिखी हुई मिली थी उसका भी यदि हम समांतर माध्य निकालें तो वो भी हमारा सेम होगा। तो पहला बिंदु हमारा जो है वो कि क्रम व्यवस्था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम बात करें तो अपवर्जी श्रेणी, दोस्तों अपवर्जी श्रेणी हो या समावेशी श्रेणी हो, कैसी भी श्रेणी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा समांतर माध्य सेम ही आने वाला है, इसलिए इसकी भी आवश्यकता नहीं होती, इसकी भी आवश्यकता नहीं होती। खुले सिरे वाली है तो उसमें सीमाएं निर्धारित करनी ही होगी, सीमा को निर्धारित करना ही होगा। और इसी प्रकार आगे 2-3 बिंदु हमारे पास और है।
असमान वर्गांतर श्रेणी, असमान यदि वर्गांतर श्रेणी है, जैसे 0 से 5, 5 से आपके पास 10 आ गया, 10 से सीधा 20 आ गया, 20 से 40 आ गया, इस प्रकार से बात करें तो असमान वर्गांतर जो श्रेणी है उसको परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात उसकी भी परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्य मूल्य होने पर साथियों मध्य मूल्य को भी समझने की कोशिश करना। मध्य मूल्य जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो यहाँ पर जो मध्य मूल्य आया, इसका जो मध्य मूल्य 5 है, इसका मध्य मूल्य 15 है और इसका मध्य मूल्य आपके पास 25 होता है। तो बात करें तो मध्य मूल्य श्रेणी है तो परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, परिवर्तन नहीं करना इसमें भी। और अगले बिंदु की बात करें तो संचय आवर्ती श्रेणी, संचय आवर्ती श्रेणी का मतलब ये है कि कोमुलेटिव जो फ्रिक्वेंसी यानी कि सी आपके पास है, सी एफ जो होती है आपके पास फ्रिक्वेंसी दी हुई होती है और फ्रिक्वेंसी की आपके पास कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनती है, जैसे 2, 3 और 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसकी जो सी एफ बनेगी वो 2, 5 और 8 इस प्रकार से बनी होगी। यदि ये आपके पास दी हुई है, संचय आवर्ती श्रेणी दी हुई है, तो उसको दोस्तों परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। परिवर्तन करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दोस्तों इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन देख रहे हैं। यदि आपको लगे कि हमारे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन और भी इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में भी आपको जरूर बताना है कि आपको ये समांतर माध्य से रिलेटेड जो भी जानकारी दी गई है वो कैसी लगी। यदि हम क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है कि कक्षा के 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 14 है, कक्षा के 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 14 है, तो P बराबर होगा यानी 6 विद्यार्थियों का औसत 14 दे रखा है। तो साथियों हमारे पास जो यहाँ पर संख्या दी गई है वो दी गई है 10, 15 और 12 और एक P और एक आपके पास 20, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या आपको ऑलरेडी दे रखी है यहाँ पर साथियों। 10, 15, 12 और 20 यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या हुई, लेकिन दोस्तों हमारे पास 6 संख्याएं दे रखी है। तो यहाँ पर एक संख्या मिस है तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, नॉर्मली समझने की कोशिश करें तो 10, 15, 12 और 20 यानी इस 20 को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मैं एक तो ले लेता हूँ आपके पास 13 और एक ले लेता हूँ 8। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्या कितनी हो गई, यानी कि 20 यहाँ पर नहीं है तो 10, 15, 12, 13 और एक 8 आपके पास ये संख्याएं हो गई। कितनी संख्याएं होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और एक आपके पास P है, 6 संख्याएं होगी। यदि साथियों 6 संख्याओं का यदि हम योग देखें, औसत बताया इसका 14, तो 14 को यदि आप 6 से मल्टीपल करोगे तो 96 आएगा। और इनका यदि हम योग करेंगे छठों संख्याओं का तो 10, 15, 12, 13 और 8 का यदि हम योग करेंगे तो आपके पास योग आ रहा होगा इनका 57 और आपके पास P यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। तो 57 में यदि आप ऐड करोगे P तो आपके पास क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96, क्योंकि साथियों 14 को आप 6 से मल्टीपल करोगे तो इनका योग जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 96। तो 96 से यदि हम 57 लेस करते हैं, 96 से यदि हम 57 लेस करेंगे तो यहाँ पर 42 जो बचेगा वो हमारी P की वैल्यू आ जाएगी, अर्थात यहाँ पर हमारा B ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नॉर्मली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन के बारे में और बात करें तो एक कक्षा के औसत 10 यानी कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 30 है। एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं दोस्तों, 30 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक में 5 घटा दिया जाए तो उन विद्यार्थियों का सही औसत होगा। पहले भी हमने इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश की थी। यहाँ पर ये कहा गया है कि 10 तो विद्यार्थी हैं, उनके औसत अंक 300 है। तो यहाँ पर औसत अंक का मतलब हुआ यहाँ पर समांतर माध्य दिया हुआ है जो कि हमारा 30 है। लेकिन फिर अगले ने यह कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक में 5 आपको लेस करने हैं, अंक क्या करने हैं, लेस करने हैं, घटाने हैं। तो साथियों हमारे को इतना ही याद रखना है कि यदि जितनी राशि घटाई जा रही है, जितनी राशि ऐड की जा रही है, जितनी राशि से आप मल्टीपल कर रहे हो या आप डिवाइड कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग वह राशि कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 5 घटाना है तो 5 हम घटा देंगे। यदि यहाँ पर यह कहता है कि 5 ऐड करने हैं तो हमारे पास यहाँ पर 35 आ जाते। यदि ये कहता है 5 से आपको गुणा करना है तो इसको 30 को 5 से गुणा करते तो 150 आ जाते। और यदि ये अगला कहता है कि 5 से भाग करना है, यानी हर प्रत्येक विद्यार्थी के अंकों को 5 से डिवाइड करना है, तो 30 को हम 5 से डिवाइड कर देते, जिसकी वजह से हमारे 6 समांतर माध्य आ जाता। यानी कि 6 समांतर माध्य तो कब आता, जब आप डिवाइड करते 5 से। 150 तब आता जब आप 5 से मल्टीपल करते, और 35 तब आता जब आप इसको 5 से ऐड करते, 5 इसमें ऐड करते। और यदि 5 माइनस करते हो तो साथियों 25 यहाँ पर आंसर आता है। इससे रिलेटेड हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है, और चैनल पर दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो, और साथियों अगला वीडियो जो भी हमारा आएगा उससे रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगे कि ऐसा अगला वीडियो होना चाहिए तो उसके बारे में अब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। थैंक यू दोस्तों।